हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट जिसका नाम है पंचकोशा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पंचकोशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और आप इसे हिंदी में देख सकते हैं पंचकोशा व्यक्तित्व का समग्र विकास। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्या है कि आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखना, क्या है कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप उसे अच्छे से अटेंड कर पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पंचकोशा का इंडेक्स है, यानी जो आपका सिलेबस है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये पहला पार्ट देख सकते हैं पंचकोशा का सामान्य परिचय। तो इसमें क्या है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पंचकोशा का परिचय और ये मानव व्यक्तित्व के 5 पहलू। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो आप इसे अच्छे से देखना। तो हम सेकेंड इसका देख लेते हैं पार्ट कौन सा है। जैसे ये सेकंड पार्ट है अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश, और थर्ड है मनोमय कोश तथा विज्ञानमय कोश, फोर्थ है आनंदमय कोश तथा उससे परे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है पंचकोशों का परिचय देते हुए उनका महत्व बताइए। इसमें क्या करना है, आपको पंचकोशों का पहले परिचय बताना है, देन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ बेसिकली पंचकोश का मतलब क्या होता है। पंचकोश बेसिकली क्या होता है, ये अपने शरीर से संबंधित होता है। इसमें क्या है कि अपने व्यक्तित्व के बारे में बातें की जाती हैं कि अपना शरीर का विकास कैसे हम कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम परिचय से। हमारा शरीर 5 कोशों से मिलकर बना है, क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कोश। यानी जो अपना शरीर है 5 कोशों से मिलकर बनाया गया है। जैसे कि पहला क्या है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और क्या है, जो पंचकोशियों की अवधारणा है, यानी जो इसका कंसेप्ट है, ये तैत्तिरीय उपनिषद से उत्पन्न हुआ है। और क्या है कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, जो पंचकोशों का वर्णन किया गया है इसमें। और इसके महत्व के बारे में देख लेते हैं। इसका पंचकोशों का महत्व क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को इन कोशों को जानना व समझना चाहिए। इनको जानना व्यक्ति को आंतरिक आनंद तक पहुंच प्रदान करता है और जीवन में आनंद, आंतरिक शांति और संतोष की भावना देता है। यानी क्या है कि पंचकोशों को पढ़ने से हमें क्या होता है, हमें आंतरिक शक्ति मिलती है, आंतरिक आनंद मिलता है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया। और सेकंड पॉइंट है अपना व्यक्तित्व के समग्र विकास में 5 कोशों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका वर्णन प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में किया गया है। यानी क्या है कि जो 5 कोश है, यानी जैसे अन्नमय कोश हो गया, ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनका क्या है कि व्यक्तित्व को बनाने में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और क्या है कि इनको पढ़ने से हमें जो आंतरिक शक्ति है वो मिलती है। ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। और इन 5 कोशों को हमें क्या कहते हैं, व्यक्तित्व के 5 आयाम। तो क्या है कि आपके पेपर में एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है कि व्यक्तित्व के 5 आयाम की विशेषताएं बताइए। तो आपको क्या करना है, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के बारे में और आनंदमय के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पंचकोश के बारे में इसमें बताया गया। जैसे ये क्या देख सकते हैं, ये है क्या है, विज्ञानमय कोश है, और यहाँ पे निवास क्या करता है, आनंदमय कोश, और हाथ के ऊपर प्राणमय कोश, फिर क्या है अन्नमय कोश यहाँ पे आ गया, और मनमय कोश। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। आप ऐसे क्या है डायग्राम भी बना सकते हैं पेपर में, तो टीचर को क्या है अच्छे से समझ पाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और नेक्स्ट है अपना तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश का वर्णन देखने को मिलता है। ये क्या है, एक उपनिषद है जिसमें क्या है कि अपने को पंचकोश के बारे में पता लगता है, ज्ञान का पता लगता है, उसके बारे में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और स्थूल शरीर अन्नमय कोश का बना होता है। यानी जो शरीर में स्थूल शरीर होता है वो क्या है कि अन्नमय कोश का उससे निर्माण होता है। और नेक्स्ट है अपना, तो मैं आपको क्या है बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें पढ़ाऊंगा। तो क्या है कि सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो पाएंगी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वही पढ़ाऊंगा। और किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें पहला है अन्नमय कोश, जो कि क्या है स्थूल शरीर है। और नेक्स्ट अपना प्राणमय कोश, जिसमें क्या है कि हमें प्राणिक ऊर्जा के बारे में पता लगता है। और थर्ड है अपना मनोमय कोश, जिसमें क्या है मानव का मन व भावनाएं सम्मिलित होती है। जो अपने भावनाएं, इमोशंस होती है वो किस में होती है, मनोमय कोश में। ठीक है, जैसे मनोमय से ही पता लग रहा होगा आपको मन। और चौथा क्या है, विज्ञानमय कोश, जिसमें ज्ञान, कल्पना शक्ति, स्मृति सम्मिलित है। जो है क्या है, विज्ञानमय कोश है, उसमें नॉलेज के बारे में और जो अपनी इमेजिनेशन पावर है उसके बारे में सारी चीज़ें ज्ञान सम्मिलित होती हैं इसमें। और 5वां कोश है आनंदमय कोश।
आनंदमय कोश से आपको पता लग रहा होगा जैसे आनंद यानी खुशी, यानी खुशी की लहर, आनंद, खुश रहना, ये सारी चीज़ें किसमें होती है? आनंदमय कोश में। ठीक है, ये क्या है कि अपने आत्मा के बहुत करीब होता है। और नेक्स्ट पॉइंट अपना, प्रत्येक व्यक्ति का विकास इन पंचकोश विकास से सीधा संबंध रखता है। यानी क्या है कि व्यक्ति का जो विकास है किससे संबंधित है? पंचकोशों के विकास से। ठीक है, प्रत्येक कोश के स्वस्थ होने से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील बना रहता है। क्या है कि जो पंचकोशों का अच्छे से यदि हम विकास कर पाते हैं शरीर में, तो क्या है उसका अपना फिजिकल, मेंटल और जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी? एकदम प्रगतिशील रहेंगी और अच्छी रहेंगी। और नेक्स्ट अपना, जहाँ अन्नमय कोश को उचित व्यायाम, आहार विहार द्वारा संतुलित किया जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो अपना अन्नमय कोश है हम उसे कैसे फिट रख सकते हैं, कैसे अच्छे से रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अन्नमय कोश को संतुलित करने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो व्यायाम है, और आहार विहार पे ध्यान देना चाहिए, यानी जो अपनी डाइट है वो अच्छे से लेनी चाहिए, जैसे संतुलित हम भोजन कर सकते हैं। और प्राणमय कोश को प्राणायाम के अभ्यास द्वारा संतुलित किया जा सकता है। प्राणायाम क्या होता है? योग करना, जैसे बाबा रामदेव करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भारती हो गया, ओम का उच्चारण करना हो गया। इसे कर करके हम क्या कर सकते हैं? अन्नमय कोश को फिट रख सकते हैं। मनमय कोश के लिए स्वाध्याय, अच्छे साहित्य का अध्ययन उपयोगी है। मनोमय कोश को बेहतर बनाने के लिए हम स्वाध्याय कर सकते हैं, और जो साहित्य होता है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं निष्कर्ष। आपको जब पेपर में लिखना है तो पहले क्या करना है? आपको परिचय लिखना है। फिर मिडल में क्या करना है? आपको जो मुख्य बातें हैं वो सारी चीज़ें लिखनी है, एक्सप्लेन करनी। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो इससे क्या है, टीचर आपको अच्छे नंबर देगा और अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है अपना, मानवीय व्यक्तित्व के 5 आयाम कौन से हैं? वर्णन कीजिए। और इसका अथवा में भी क्या है? सेम क्वेश्चन है। जैसे आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, मानवीय जीवन की परिपूर्णता के लिए मानवीय व्यक्तित्व के 5 आयाम किस प्रकार उपयोगी है? स्पष्ट कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम है, क्या है कि थोड़ा घुमा दिया गया है। तो बेसिकली इसमें क्या बताना है? आपको 5 आयाम के बारे में बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो क्या है, आपको इसमें बेसिकली क्या करना है? ये पांचों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको परिचय से। मानवीय व्यक्तित्व के समग्र विकास में 5 कोशों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका वर्णन प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में किया गया है। जैसे क्या है कि मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है कि इन पंचकोशों का महत्वपूर्ण योगदान है। और क्या है कि इनका जो पंचकोशों का जिक्र है शास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है। मैंने जैसा आपको ऊपर बताया था, जो तैत्तिरीय उपनिषद है। ओके, पंचकोश का ज्ञान व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति से परिचित कराता है। यानी क्या है कि हम पंचकोशों का अध्ययन करते हैं तो जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जो इंटरनल पावर है, उसके बारे में हम अच्छे से जान पाते हैं। और 5 कोशों को आपको नाम अच्छे से याद रखना है। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? जैसे अन्नमय कोश, ये क्या होता है? अन्न से बना होता है, यानी अनाज से। और प्राणमय कोश प्राण के बारे में इसमें बताया गया। और मनोमय कोश मन के बारे में ये बताता है, जो अपना चंचल है और हमें इमोशन के बारे में, ये सारी चीज़ें क्या है? मनोमय कोश। और विज्ञानमय कोश क्या है? विज्ञान यानी ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, इसमें ये बताया गया। और आनंदमय कोश तो आपको देख के पता लग रहा होगा, आनंदमय यानी खुशी, खुश रहना हमेशा, यही सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? मानव व्यक्तित्व के 5 आयाम, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है इसमें। और इसमें आपको व्यक्तित्व का अर्थ भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी पर्सनैलिटी क्या है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी क्या है, जो व्यक्तित्व है वो किससे बना है? पर्सनैलिटी शब्द से बना है, जो अंग्रेजी का हिंदी वर्जन है। ठीक है, यानी व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पर्सनैलिटी। इसी का क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी रूपांतरण है। ठीक है, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के परसोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब, मास्क, मुखौटा। यानी क्या है? पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? यूनानी भाषा के परसोना से, जिसका अर्थ होता है नकाब, मास्क और मुखौटा। ओके, और जो यूनानी लोग हैं मुखौटा पहनकर मंच पर क्या करते हैं? अभिनय यानी एक्टिंग करते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं मानवीय व्यक्तित्व के 5 आयाम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं पहले अन्नमय कोश से। तो पहला पॉइंट है अपना अन्नमय कोश। तो मैं आपको अन्नमय कोश के बारे में बता देता हूँ। जो अन्नमय कोश होता है वो अन्न से बना होता है, यानी अनाज से बना होता है। इसमें क्या है कि भौतिक शरीर के बारे में इसमें बताया जाता है। जो अपना भौतिक शरीर है बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं? अन्नमय कोश। ओके, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं त्वचा हो गया,
मांसपेशियाँ, ऊतक, वसा, हड्डियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस कोश का अस्तित्व भोजन के सेवन द्वारा बना रहता है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को ब्रह्मा का उचित व्यायाम और उचित आहार दिया जाए तो अन्नमय कोश अच्छे से विकसित होता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो भी हम भोजन करते हैं उससे क्या है, अन्नमय कोश का निर्माण होता है। और अच्छे से हम भोजन करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे तो क्या है, जो अपना अन्नमय कोश है वो बेहतर ढंग से वर्क करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अपना प्राणमय कोश। ये क्या है देख लेते हैं। शक्ति और ऊर्जा का केंद्र स्वरूप प्राणमय कोश कहा जाता है। यानी क्या है, जो अपनी शक्ति है, यानी जो पावर है और एनर्जी है, उसका केंद्र स्वरूप क्या है, यानी जो केंद्र बिंदु क्या है, प्राणमय कोश है। यानी शक्ति और ऊर्जा का जो केंद्र बिंदु वो क्या है, प्राणमय कोश। यह सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। यानी जो भी अपने अंदर शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसके अंडर ये वर्क करती हैं। शरीर द्वारा सेवन करने योग्य भोज्य पदार्थों को ऊर्जा और शक्ति में बदलकर यह शरीर का पालन पोषण करता है। जो ये प्राणमय कोश है वो क्या करता है, जो हम भोजन खाते हैं उसे क्या करता है, वो ऊर्जा और शक्ति में बदलकर ये अपने शरीर का पालन पोषण करता है, अपने शरीर की वृद्धि करता है। और इसमें यह बताया गया है, जो प्राणमय कोश है वो क्या है, समस्त प्राणियों की आयु है। यानी हमारे शरीर में प्राण रहेगी तभी हम जी पाएंगे, लंबी आयु होगी हमारी। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं सर्व आयु। और जो प्राणमय कोश है वो अपने शरीर के अंदर क्या करता है, कोशिका में प्राण का संचार करता है। जो भी अपने अंदर सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या करता है, ये प्राण का संचार करता है, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। और हम प्राणमय कोश को अच्छे स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें डेली प्राणायाम और उचित अभ्यास करना चाहिए, जिससे क्या है कि प्राणमय कोश अच्छे से बेहतर से वर्क कर पाए। और अपना थर्ड पॉइंट है मनोमय कोश। इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या बताया गया है। मनोमय कोश मन की भावनाओं और तंत्रिका तंत्र के बीच गहरे जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। यानी क्या है कि मनोमय कोश में बेसिकली क्या होती है, जो भी अपनी फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, और जो नर्वस सिस्टम होता है यानी तंत्रिका तंत्र होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो भी हम सोचते हैं समझते हैं, जो अपनी भावनाएं होती है मन के अंदर, ये क्या करती हैं, ये मनोमय कोश के अंदर आती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और इसमें क्या बताया गया है, हम जो देखते हैं सुनते हैं एवं जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है वह मस्तिष्क में संग्रहित होता है। और इसमें यह बताया गया बेसिकली क्या है कि जो भी हम समाज में सुनते हैं वो क्या है कि इंद्रियों द्वारा ग्रहण की जाती हैं और क्या है कि मस्तिष्क में जाकर स्टोर हो जाती हैं। और मनमय कोश को बेहतर बनाने के लिए हमें नियमित प्रार्थना करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हमारा जो मनमय कोश है वह अनियंत्रित रहता है, यानी हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या है, दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि क्या है कि जो अपना मन है उसकी शक्तियाँ अनंत है और क्या है वो चंचल है, मन इधर से उधर भागता रहता है, जैसे व्याकुल रहता है। इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए प्रार्थना के द्वारा, तो इसमें हम क्या है विजय पा सकते हैं। और देख सकते हैं जब ध्यान अभ्यास सात्विक भोजन के द्वारा हम संयमित और नियंत्रित कर सकते हैं मनोमय कोश को। ओके, और नेक्स्ट अपना विज्ञानमय कोश। और दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए तो जैसे आप ये लिंक पे क्लिक करके भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फोर्थ पॉइंट अपना विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश बेसिकली क्या होता है, ये ज्ञान से बना होता है। इसमें ज्ञान के बारे में सारी चीज़ें बातें की जाती हैं। अंतर ज्ञान से बना कोश विज्ञानमय कोश है। यानी जो भी अपने अंदर शरीर के अंदर ज्ञान है वो क्या है, विज्ञानमय कोश है। ठीक है, उसी के द्वारा इसका निर्माण होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, अंतर ज्ञान से बना कोश विज्ञानमय कोश है। और जो ये कोश है ये हमारी जागरूकता व चेतना से जुड़ा रहता है। क्या है कि हम इससे जागरूक रहते हैं, अपने शरीर को जागरूक रख पाते हैं। बेसिकली इसमें यही है, जो विज्ञानमय कोश अपने ज्ञान से संबंधित होता है। तो हम आगे देख लेते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और जो विज्ञानमय कोश है उसके अंदर क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, पहला क्या है, नाक, कान, आँख, जीवा और त्वचा एवं बुद्धि और चित्त। ये सारी चीज़ें क्या है, ज्ञानेंद्रिय के अंदर आती हैं। जो ज्ञानेंद्रिय है वो क्या है, ज्ञान इंद्रिय ही स्वस्थ मनुष्य के जीवन का आधार है। यानी जो ज्ञान इंद्रिय वो क्या है, स्वस्थ मनुष्य के जीवन का आधार है। यानी ज्ञान इंद्रिय अच्छी रहेंगी तो इंसान स्वस्थ रहेगा। तो आप ये पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे आत्मा, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है अपना आनंदमय कोश। तो बेसिकली इसमें क्या है, आनंद के बारे में बात की जाती है, इंसान को कैसे खुश रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बातें की गई हैं। ठीक है, तो हम पढ़ के समझ लेते हैं और इसमें क्या सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये सबसे अधिक सूक्ष्म कोश है, यह कारण शरीर कहलाता है। तो ये जो आनंदमय कोश है वो क्या है, विज्ञानमय कोश को नियंत्रित करके रखता है, उसे कंट्रोल करके रखता है। इसमें क्या है कि हम आनंदमय कोश को किसका पर्याय मानते हैं, आनंद, प्रेम और शांति का। तो आनंदमय कोश में क्या है, बेसिकली हमें आनंद, प्रेम और शांति के बारे में जानकारी मिलती है।
और क्या है कि अपने आत्मा के बहुत करीब रहता है। प्रसन्नता, आनंद, खुशी की प्राप्ति होना आनंदमय कोश की अनुभूति कराता है। यानी क्या है कि हम खुश रहते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं, तो क्या है ये हमें आनंदमय कोश की अनुभूति कराता है, उसके बारे में हमें बताता है। और इसमें क्या है, यदि मनुष्य खुश रहता है तो क्या है वो अच्छे से कोई भी काम कर पाता है और उसमें क्या है वो सफल हो पाता है। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और आप ये निष्कर्ष देख सकते हैं, इसका कंक्लूजन दिया गया है। ठीक है। और अपना थर्ड क्वेश्चन है, सतचित आनंद से आप क्या समझते हैं? सतचित आनंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर आएगा, तो आप इसे ध्यान से समझना। सतचित आनंद भारतीय दर्शन और वेदांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे ब्रह्मा यानी परम वास्तविकता या परमात्मा का स्वाभाविक स्वरूप माना जाता है। यानी क्या है कि भारतीय दर्शन और वेदांत में सतचित आनंद के बारे में बताया गया है। और क्या है, इसकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें क्या है कि जो सतचित आनंद का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? भारतीय दर्शन और वेदांत से लिया गया है, जैसे आप ये देख सकते हैं। इसे ब्रह्मा यानी परम वास्तविकता या परमात्मा का स्वाभाविक स्वरूप माना जाता है। यानी जो ये सतचित आनंद है उसे क्या है कि परम वास्तविकता और परमात्मा का क्या है, वास्तविक स्वरूप माना जाता है इसमें। ठीक है। और अब हम देख लेते हैं, एक थिंकर रहे हैं जिसका नाम है शंकराचार्य। उनका हम देख लेते हैं, उनकी विचारधारा क्या है सतचित आनंद को लेकर के। आत्मा या चेतना का स्वरूप, इस विषय में आदि शंकराचार्य का मत है कि तीन शरीर, तीन अवस्था, पांच कोश, यह सब आत्मा नहीं है। यानी क्या है कि जो शंकराचार्य है उन्होंने ये कहा है जो ये तीन शरीर है और तीन अवस्था, पांच कोश, ये सभी क्या है, आत्मा नहीं है। और शंकराचार्य ने यह कहा है कि जो आत्मा है वो सच्चित आनंद का क्या है, एक स्वरूप है। ठीक है। अब हम इसके कुछ मीनिंग के बारे में देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं सच्चित आनंद, तो हम इसमें पहले देखेंगे सत का अर्थ क्या होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं सत्य, अस्तित्व, शाश्वतता, इसका क्या है अर्थ है। तो इसमें हम और बेसिकली देखेंगे क्या इसका मीनिंग निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं जैसे क्या है, सत का अर्थ यहाँ बताया गया जो तीनों कालों में क्या है, नाश नहीं होता। जैसे अपने क्या है, पहला क्या वर्तमान काल हो गया, फिर है भूतकाल, भविष्य काल। ये जो तीनों काल है इसमें क्या है कि जो सत्य है वो कभी नाश नहीं होता, इसीलिए क्या कहा गया, इसे सत्य कहा गया है। जैसे आप ये नीचे भी देखेंगे। और ये सत्य है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है, यानी क्या ये चेंज नहीं होता है। और क्या है कि जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं सत्य के बारे में क्या बताया गया, जो तीनों काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये तीनों कालों में रहता है, नष्ट नहीं किया जा सकता इसे। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है इसका चित्त, जिसका अर्थ है चेतना, ज्ञान। चेतना मतलब होता है कॉन्शियस माइंड, ज्ञान यानी नॉलेज, इसका ये मीनिंग है। ठीक है। चित्त का अर्थ ज्ञान स्वरूप होता है, अर्थात संपूर्ण जगत को ऊर्जा देने वाला। यानी जो चित्त है इसका क्या है मतलब, यानी जो संपूर्ण जगत को यानी संपूर्ण संसार को जो ऊर्जा देता है, जो एनर्जी देता है। ठीक है। इसका मतलब यही है। और चित्त अर्थात चेतन कहा जाता है। चित्त का अर्थ यहाँ क्या है, यानी उसे क्या कहा जाता है, चेतन का स्वरूप भी माना जाता है। और जो चित्त है वो किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है और चेतना का भी प्रतीक है। और इसमें थर्ड पॉइंट है अपना आनंद। तो आनंद को आपको बेसिकली पता ही होगा, आनंद का मतलब होता है खुशी, परमानंद। आनंद आत्मिक सुख, प्रसन्नता और शांति का प्रतीक है। ये जो आनंद है किसका प्रतीक है, आत्मिक सुख, प्रसन्नता और शांति का प्रतीक है। ठीक है। यह बाहरी सुख दुख से परे आंतरिक शांति और संतोष की अवस्था है। ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, सुख दुख से परे आंतरिक शांति और संतोष की अवस्था कहा गया है इसे। और इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसके महत्व के बारे में। ठीक है। और ये बाकी चीज़ आप पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही सिर्फ पढ़ा रहा हूँ इसमें। आप PDF डाउनलोड करके सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लेना आप। और इसका महत्व क्या है देख लेते हैं। सच्चित आनंद का संयोजन ब्रह्मा या परमात्मा की उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें सत्य, चेतना और आनंद की तरी एक साथ उपस्थित होती है। जो सच्चित आनंद है वो क्या है, ब्रह्मा और परमात्मा की अवस्था के बारे में बताता है, जो उसका संयोजन है यानी जुड़ा हुआ है। ठीक है। और जिसमें क्या है, सत्य, चेतना और आनंद की एक तरी एक साथ उपस्थित होती है। और नेक्स्ट अपना वेदांत में देख लेते हैं सच्चित आनंद को क्या कहा गया है। वेदांत के अनुसार सच्चित आनंद आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है जिसे हम भूल जाते हैं और माया भ्रम के कारण संसार में उलझ जाते हैं। आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मा साक्षात्कार के माध्यम से हम इस शुद्ध अनंत और आनंदमय अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसमें यह बताया गया है कि हम संसार का जो माया जाल है उसमें उलझ जाते हैं। इसे क्या है कि हम आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मा साक्षात्कार के माध्यम से इसे हम शुद्ध और आनंदमय अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि क्या है कि जो संसार में माया जाल है उसमें हम उलझ जाते हैं, तो इसे ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे ब्रह्मा साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से
हम पुनः आनंदमय अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और अपना फोर्थ क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार एवं व्यायाम की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इसमें क्या है कि अपने स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम की आवश्यकता होती है, तो इसी के बारे में हमें इसमें बेसिकली बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम का महत्व अनिवार्य है। बदलते जीवन शैली, बढ़ती व्यस्तता और खान पान की आदतों में हो रहे बदलाव के कारण हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो संतुलित आहार है और नियमित व्यायाम है, ये क्या है, हमारे शरीर के लिए अनिवार्य महत्वपूर्ण है। तो क्या है कि डेली जीवन लाइफ में क्या है, जो अपनी बढ़ती व्यस्तता, यानी हम बिजी रहते हैं लाइफ स्टाइल में और खान पान की आदतें बदल रही हैं, तो इससे क्या है कि जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर क्या है कि बुरा असर पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। ठीक है, इसे क्या है, हम संतुलित आहार और व्यायाम के द्वारा फिट रख सकते हैं अपने शरीर को और मानसिक स्थिति को। ठीक है, और नेक्स्ट है अपने WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसका मुख्यालय वो है जेनेवा में। जैसे आप इसका लोगो देख सकते हैं, तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी है स्वास्थ्य की, तो हम उसे जान लेते हैं। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। यानी इसमें यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति वो मानसिक और शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो इंसान स्वस्थ है। ठीक है, और अंग्रेजी में एक कहावत भी दी गई है जिसे हम पढ़ लेते हैं, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इसमें यह बताया गया है कि यदि वेल्थ को हम खो देते हैं, यानी पैसे धन को खो देते हैं, तो इससे क्या है कि हमने थोड़ा ही बहुत चीज़ें गंवाई है, और इसमें हेल्थ को हम यदि गंवा देते हैं तो कुछ चीज़ें ही हमने गंवाई है। और लास्ट में ये बताया गया है कि यदि हम अपना कैरेक्टर खो देते हैं, यानी इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, जो हमारा चरित्र है वो चला जाता है, हम खो देते हैं, तो क्या है कि वो सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, चरित्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। ठीक है, जो धन है वो हमारे पास चला जाता है तो हम उसे दोबारा भी कमा सकते हैं, और जो शरीर है हमारा खराब हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, तो हम उसे दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन जो चरित्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आचार्य सुश्रुत है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इन्होंने क्या है स्वास्थ्य की एक परिभाषा दी है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। जिस पुरुष के दोष शारीरिक और मानसिक धातु, 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मल, मूत्र, मुरीश, स्वेद और अग्नि व्यापार समूह, अर्थात इसमें क्या बताया गया है, विकार रहित हो तथा जिसकी इंद्रिया, मन और आत्मा प्रसन्न हो वही स्वस्थ है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो इंसान है उसकी इंद्रियां, मन और आत्मा प्रसन्न हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो स्वस्थ इंसान है। यानी इसमें जो मन है और आत्मा है वो प्रसन्न होनी चाहिए, यानी खुश रहनी चाहिए, तभी क्या है, वो स्वस्थ इंसान कहलाएगा। किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। श्री भागवत गीता के अनुसार क्या कहा गया है स्वास्थ्य के बारे में, तो देख लेते हैं। श्री भागवत गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए निश्चित ही प्राकृतिक और नियमित आहार विहार, समय पर सोना और जागरण आवश्यक है। यानी श्री कृष्ण ने यह कहा है भागवत गीता में, किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक और नियमित आहार विहार, समय पर सोना, ये चीजें क्या है कि महत्वपूर्ण है, तभी इंसान क्या है स्वस्थ रह सकता है। और उसे क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी जो सिद्धांत है उसे पालन करना चाहिए, नहीं तो क्या है, उसे जो प्रकृति है वो रोगग्रस्त कर देती है। और ये नेक्स्ट है अपना, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार एवं व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो आपको पता ही होगा, यदि किसी भी इंसान को स्वस्थ रहना है तो उसे बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज करनी होती है। तो पहले हम समझेंगे इसमें क्या है, संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार आप ये देख सकते हैं, संतुलित आहार का तात्पर्य ऐसे भोजन से है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, तभी क्या है वो संतुलित आहार कहलाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और फैट्स उचित मात्रा में होना चाहिए, तभी क्या है वो संतुलित आहार कहा जाएगा, यानी बैलेंस डाइट। और ये जो बैलेंस डाइट है हमें ऊर्जा देती है, और क्या है कि जो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी जो इम्यून सिस्टम है उसे मेंटेन रखती है। इससे क्या होता है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो मजबूत होती है। ठीक है, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग स्वस्थ रहें, सुचारू रूप से कार्य करें, इसके लिए नियमित रूप से उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। सही भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त निद्रा लेना अनिवार्य है। यानी क्या है कि जो हमारा शरीर है वो सही से वर्क करे, इसके लिए क्या है कि हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, अच्छा नींद लेनी चाहिए और समय पर भोजन करना चाहिए। और ये कुछ मादक पदार्थ बताए गए हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, जैसे तंबाकू, मदिरा, नशा। इन चीज़ों का सेवन करने से क्या है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से इंसान बीमार पड़ जाता है। भारतीय प्राचीन शास्त्रों में स्वास्थ्य के महत्व को बताते हुए इसे पुरुषार्थ चतुष्टय का मूल आधार माना गया है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम दोनों का समुचित संयोजन
अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें यह बताया गया कि कोई भी इंसान व्यायाम करता है तो उसे क्या है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, तभी क्या है कि उसका शारीरिक विकास हो सकता है और वो स्वस्थ रहेगा। और संतुलित आहार के बारे में देख लेते हैं। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार संतुलित आहार किसे कहा गया है। आहार के विषय में भगवत गीता के 17वें अध्याय में कहा गया है कि सभी मनुष्यों को 3 प्रकार का आहार त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है। अन्य शब्दों में आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और रसवदान की शक्ति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने स्थिरता प्रदान करने वाले, हृदय शक्ति वर्धक आहार सात्विक बुद्धि के लोगों को प्रिय होते हैं। यानी ये जो आहार बताए गए हैं, जो ये रसावदान, सुख, ये सारी चीज़ें क्या सात्विक बुद्धि के लोगों को प्रिय होती हैं। नेक्स्ट है कटु अर्थात कड़वे, चरपरे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, रुक्ष और जलन पैदा करने वाला आहार रजोगुणी लोगों को प्रिय होते हैं। यानी जो रजोगुणी प्रकार के लोग होते हैं उन्हें क्या है कि कड़वे, चटपटे, नमकीन जो खाने के पदार्थ होते हैं उन्हें प्रिय लगते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं इन चीज़ों को। यह आहार दुख, शोक और रोग को देने वाले होते हैं। यानी इनको खाने से क्या है, दुख और रोग उत्पन्न होता है शरीर में। अब हम देख लेते हैं तामसिक फूड किसे कहते हैं। जो सारहीन, रसहीन, दुर्गंध युक्त, बासी, इसके अतिरिक्त जूठे और अपवित्र भोजन है वह तमस प्रकृति का होता है और तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। यानी क्या है कि जो सारहीन, रसहीन, जो दुर्गंध युक्त बासी भोजन होता है और जूठे होते हैं वो क्या है, एक अपवित्र भोजन है। इसमें क्या है कि जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वो ज़्यादा इसको खाते हैं। अब हम देख लेते हैं संतुलित आहार। आधुनिक दृष्टि के अनुसार संतुलित आहार किसे कहा गया है। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे भोजन से है जो शारीरिक क्रिया और मानसिक विकास में सहायक हो। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो संतुलित आहार है वो क्या है, शारीरिक क्रिया और मानसिक विकास में जो सहायक होगा उसे ही संतुलित आहार कहा जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, खनिज, लवण, जल आदि की उचित मात्रा होनी चाहिए खाने में, तभी क्या है वो एक संतुलित आहार कहलाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, संतुलित आहार से क्या है, अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण की प्राप्ति होती है। आधुनिक खान पान की यह विसंगति है कि जब शरीर श्रम करता है तब उसे कम आहार दिया जाता है और जब वो विश्राम की अवस्था में होता है तब उसे अधिकतम कैलोरी युक्त आहार दिया जा रहा है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जब इंसान आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, तब तो वो ज़्यादा खाना खा लेता है, लेकिन क्या है कि जब वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा काम कर रहा है तो कम खाना खाता है। इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे वो विश्राम के समय सोने से पहले गरिष्ठ भोजन करता है, यानी हैवी भोजन खाता है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। रात में क्या हमें हल्का भोजन करना चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हैं, चाय, नाश्ता, कॉफ़ी, ठंडा इंसान कभी भी पी लेता है। इसका क्या एक टाइम पीरियड रहता है, यानी समय रहता है। अतः भोजन संतुलित, पौष्टिक, सुपाच्य और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होना चाहिए। यानी ये बताया गया है कि भोजन जो हम खाते हैं वो क्या है, संतुलित होना चाहिए और जो हम खाते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, यानी सुपाच्य होना चाहिए और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, ठीक है। भोजन पर खिलाने वाले के आचरण का मन के भावों की शुद्धता और सकारात्मकता का भी प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना संतुलित आहार के फायदे। जो भी हम संतुलित आहार खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, उसको कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति, हमें ऊर्जा मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यदि हम अच्छा खाना खाएंगे तो क्या है, जो हमारा शरीर है उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, विटामिन और मिनरल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत। और क्या है, वजन नियंत्रण। इससे क्या है, जो हमारा वजन है वो भी नियंत्रित रहता है बैलेंस डाइट लेने से। मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती मिलती है इससे, संतुलित आहार से। और नेक्स्ट है अपना व्यायाम। व्यायाम शारीरिक क्रियाओं का एक समूह है जो मांसपेशियों को सक्रिय करता है और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो शारीरिक क्रियाएं होती है, जो उनका एक समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। और जो व्यायाम है वो क्या है, अपने जो मसल्स रहते हैं, जो मांसपेशियां रहती हैं, उन्हें एक्टिव रखता है, यानी सक्रिय रखता है। और अपना शरीर क्या है, चुस्त दुरुस्त बना रहता है और फिटनेस होती है, तो सारी चीज़ें होती है। और क्या है कि इससे हमें कुछ बीमारियों से रक्षा भी होती है, जैसे हृदय रोग हो गया, टाइप 2, मधुमेह, स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियां जो लंबे दीर्घकालिक होती है, इससे हमें बचाव मिलता है योगा करने से, व्यायाम करने से। आचार्य बाण भट्ट के अनुसार, तो आप ये देख सकते हैं, इनकी फोटो है, तो इन्होंने क्या कहा है व्यायाम को लेकर के। आचार्य वाघ भट्ट के अनुसार जिस कार्य से शरीर में थकान का अनुभव हो उसको व्यायाम कहा जाता है। या आप इनकी फोटो देख सकते हैं। आचार्य जो वाघ भट्ट है उन्होंने ये कहा है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं उससे क्या है, जो हमारे शरीर में थकान का अनुभव होता है, हम थक जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, व्यायाम कहलाता है, ठीक है। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर शुद्ध और बलवान बना रहता है। प्रतिदिन व्यायाम करने से जो अपना शरीर है वो शुद्ध रहता है और क्या है, उसको बलवानशाली हम बना सकते हैं। और नेक्स्ट है आयुर्वेद के अनुसार
शक्ति से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, वह शरीर को नुकसान दे सकता है। व्यायाम अपनी आदि शक्ति अर्थात माथे पर पसीना आने तक करना चाहिए। यानी इसमें यह बताया गया है कि अपने शक्ति से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो जिम में लोग जाते हैं पहले पहले दिन अपने शक्ति से ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तो क्या है कि उनका शरीर दर्द करने लगता है। और इसमें यह बताया गया है कि जब अपने माथे पे पसीना आ जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, व्यायाम कंप्लीट हो गया है। व्यायाम करने के पश्चात संपूर्ण शरीर को सुखपूर्वक इस स्थिति में करें जिससे किसी प्रकार का कष्ट ना हो और शरीर की थकान भी समाप्त हो जाए। यानी इसमें यह बताया गया है कि व्यायाम करने के बाद शरीर को सुखपूर्वक इस स्थिति में रखना है कि जो शरीर का कष्ट है वो समाप्त हो जाए। व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन और लघुता आती है और कार्य क्षमता अधिक हो जाती है। यानी व्यायाम करने से क्या है, शरीर थोड़ा हल्कापन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इससे क्या है, जो अपने कार्य करने की क्षमता है, जो इफिशियंसी है, वो बढ़ जाती है। आयुर्वेद के चरक संहिता के अंतर्गत आचार्य चरक ने ऋतुचर्या का वर्णन करते हुए प्रत्येक ऋतु में आहार विहार के अंतर्गत व्यायाम को भी मुख्य स्थान दिया है तथा इसके लाभ बताए हैं। ठीक है, और क्या है, जो चरक संहिता है उन्होंने ऋतुचर्या का वर्णन करते हुए व्यायाम के कुछ लाभ बताए हैं। और नेक्स्ट अपने व्यायाम के फायदे, यानी इसमें क्या है कि व्यायाम के फायदे के बारे में बताया गया, जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट है। तो पहला क्या है, हृदय स्वास्थ्य, यानी जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या है, जो हमारा हार्ट है वो सही से जो ब्लड है उसे पंप करता है। तो हम पढ़ लेते हैं, नियमित व्यायाम से हृदय की धड़कनें मजबूत होती हैं और रक्त संचार सुचारू रहता है, यानी जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहता है। वजन नियंत्रण, इससे क्या है, जो हमारा वेट है वो भी कंट्रोल में रहता है व्यायाम करने से। मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती, व्यायाम करने से क्या है, मांसपेशियां और हड्डियों की मजबूती भी बढ़ती है। और मानसिक स्वास्थ्य, और क्या है, जो इसमें मानसिक स्थिति है, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है और जिससे मानसिक तनाव और अवसाद कम होता है जो भी हम व्यायाम करते हैं। निष्कर्ष क्या है कि आपको हर क्वेश्चन में लिखना चाहिए, इससे क्या है कि जो आंसर है उसको एक मजबूती मिलती है। इसमें क्या है, टीचर अच्छे नंबर देता है आपको। और क्या है दोस्तों, मैं 5वां क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप नोट्स को डाउनलोड करके इजीली पढ़ लेना है इसको। ठीक है, और आप ये 6ठा क्वेश्चन देख सकते हैं, श्वास प्रक्रिया का मन और शरीर से क्या संबंध है। तो ये 6ठा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, जैसे परिचय दे रखा है, शरीर से संबंध। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना नोट्स डाउनलोड करके, पूरा पॉसिबल नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँ। ठीक है, और मन से संबंध इसका क्या है। तो इसमें टोटल कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बुक से भी लिए गए हैं और इसमें पूरे चैप्टर आपके कवर हैं। और 7वां क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं, मन को संयमित करके निश्चयात्मक एवं विवेकशील कैसे हुआ जा सकता है। यानी जो मन है उसे हम कैसे कंट्रोल करके, संयम करके विवेकशील कैसे हो सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, मन का नियंत्रण पूरा ब्लैक पॉइंट में इसे बताया गया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो बुक है बहुत हार्ड लैंग्वेज है, उसमें क्या है कि संस्कृत के वर्ड हैं, आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। बहुत उसे छांट करके फिल्टर करके ये नोट्स बनाए गए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ध्यान, प्राणायाम। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे नोट्स बनाए गए हैं। और ये 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विवेकशील होने के लिए नियंत्रित मन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप। और ये 9वां क्वेश्चन इसमें है, शरीर और मस्तिष्क का श्वास से गहरा संबंध है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। ये क्या है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, शरीर और मस्तिष्क का श्वास से गहरा संबंध है, यानी जो शरीर है उसका मस्तिष्क और श्वास से, जो हम श्वास लेते हैं उससे गहरा संबंध है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन की गई है पॉइंट में, विद पॉइंट आप देख सकते हैं। और ये 10वां क्वेश्चन है, 5 कर्मेंद्रियों के नाम लिखते हुए उन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लेना, इसे जरूर पढ़ के जाना पेपर में। ठीक है, और यहाँ कर्मेंद्रियों का अर्थ बताया गया कि कर्मेंद्रियाँ क्या होती हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में भी दिया गया, जैसे आप देख सकते हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, और इनके नाम बताए गए हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं। आप जैसे देख सकते हैं, मुख का बोलना, हाथ ग्रहण करना, पैर गमन करना। ठीक है, और देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन इसमें क्या बताया गया, आत्मबोध में ध्यान के महत्व को रेखांकित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ, आत्मबोध किसे कहते हैं। जैसे पढ़कर, आत्मबोध में ध्यान एक प्रकार की ध्यान प्रणाली है जिसमें ध्यानी का ध्यान आत्मा या आत्मानुभूति की ओर महसूस किया जाता है। इसमें क्या है कि आत्मानुभूति को अनुभव किया जाता है ध्यान के माध्यम से। ठीक है,
तो आप ये देख सकते हैं जो लड़की है कैसे ये गर्ल्स है जो ध्यान कर रही है। और ये जो आत्मबोध का महत्व बताया गया है, जो इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। और ये 12 क्वेश्चन नंबर है। प्रसन्नता एवं आनंद का पंचकोशों से क्या संबंध है। जो ये प्रसन्नता है और आनंद है उसका क्या संबंध है, जो पंचकोश है जैसे आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, इससे क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसके पॉइंट यहाँ बताए गए हैं, 4 पॉइंट है और ये 5वां पॉइंट। और 13वां क्वेश्चन है, पंचकोशों के आधार पर मनुष्य जीवन में संतुष्टि को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो पंचकोशों के आधार पर मनुष्य जीवन में जो संतुष्टि है, जो संतुष्टि को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर दी गई हैं जो मनुष्य जीवन में संतोष को प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट बताए गए हैं जो हमें संतोष की प्राप्ति देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14 नंबर का, सत्व रजस तमस गुणों पर टिप्पणी कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ के जाना। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सत्व का मतलब क्या होता है, राजस का मतलब क्या होता है, तमस का मतलब क्या होता है। सत्व का मतलब होता है पवित्रता और ज्ञान, क्रियाशीलता, या राजस का मतलब है तमस, अंधकार और विनाश। तो आप ये देख सकते हैं, फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे तामसिक में इंसान क्या होता है, गुस्सा होता है, चिल्लाता है। राजसिक तो ये पोजीशन होती है, सात्विक, शांत रहता है इंसान। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। सत्व, सात्विक का मतलब क्या होता है और राजस का मतलब क्या होता है एंड तमस का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं गुस्से के बारे में बताया गया है और इनके पॉइंट दिए गए हैं, क्या इनके गुण होते हैं। ठीक है, जो मेरिट होते हैं और इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। 3 गुणों को संतुलित करने वाले खाद्य पदार्थ, जो ये 3 गुण हैं उनको हम संतुलित कैसे रख सकते हैं, ये फूड बताए गए हैं कि हमें कौन कौन से व्यंजन का प्रयोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए खाने पीने का। और 15 क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें क्या आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है। तो इसमें टोटल 7 टिप्पणी की गई है, तो आपको ध्यान रखना ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे पूरा पढ़ के जाना। इसमें क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जैसे अन्नमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, पंच महाभूत, जिसे पंच महाभूत भी कहते हैं। ठीक है। जिसे हम पंच वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, पंच तत्व। ठीक है। मनोमय कोश, चारुचर्या। तो आप ये देख सकते हैं अन्नमय कोश के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं सात्विक भोजन क्या होता है, राजसिक भोजन क्या होता है, तामसिक भोजन क्या होता है, और अन्नमय कोश की विशेषता भी बताई गई है। बहुत इजी लैंग्वेज है, जैसे आहार, भौतिक शरीर, पोषण, संचय और विज्ञानमय कोश। तो आप ये देख सकते हैं विज्ञानमय कोश का संबंध किससे, ज्ञान से, नॉलेज से। और इसमें कुछ ज्ञानेंद्रियाँ भी बताई गई हैं, जैसे कान, त्वचा, आंखें, जीभ और नाक। तो ये आपको पता ही होगा बेसिकली। और भागवत गीता में कार्यों सहित बुद्धि के 3 भेद बताए गए हैं, जो यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और आनंदमय कोश के बारे में बताया गया है। आनंदमय कोश का संबंध किससे, आनंद से, सुख से है। ठीक है। आप ये देख सकते हैं पूरा ब्लैंक पॉइंट किया गया ताकि आपको इजीली समझ में आ पाए। और 4th नंबर का है प्राणमय कोश, जिसमें क्या है कि जो अपनी प्राण आयु है वो इससे संबंधित है। ये हमें क्या देती है, शक्ति और ऊर्जा देती है, तभी हम इसे क्या कहते हैं, प्राणमय कोश। ठीक है। और 5 प्रकार के कुछ प्राण बताए गए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ठीक है। इसे याद करके जरूर जाना पेपर में। प्रणाम कोश में ध्यान देने के कारण, प्रणाम कोशों में ध्यान देने का परिणाम क्या है, ये आप देख सकते हैं और निष्कर्ष आप देख सकते हैं। और 5th अपना पंच महाभूत। पंच महाभूत आप देख सकते हैं, पंच महाभूत क्या क्या होते हैं, स्पेस, फोर्स, अग्नि, स्टेट ऑफ मैटर, पृथ्वी। जैसे आप ये देख सकते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्या है, पंच महाभूत है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंच तत्व भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप ये पृथ्वी देख सकते हैं, ये इमेज के माध्यम से आपको समझाया गया, ये क्या है, पंच महाभूत है, यानी पंच तत्व है। पंच तत्व के द्वारा ही क्या है, हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये जल देख सकते हैं आप, ये क्या है, अग्नि। ठीक है। और ये वायु है, ये आकाश। और 6th है मनोमय कोश। इसमें क्या है, बेसिकली मन पे ध्यान केंद्रित किया जाता है, मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं योगा के द्वारा, व्यायाम के द्वारा। और मनोमय कोश पर ध्यान देने के क्या क्या परिणाम निकलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 7th पॉइंट अपना चारुचर्या। चारुचर्या का मतलब बेसिकली ये होता है सामाजिक शिष्ट व्यवहार। जो भी हम समाज में अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से रहते हैं, संस्कार से रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चारुचर्या। ठीक है। बहुत एक्सप्लेन किया गया, आप पढ़ लेना, इसके महत्व के बारे में बताया गया है। और ये 5 यम है, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अप्रिय। जैसा आप ये देख सकते हैं अहिंसा का अर्थ क्या होता है,
अहिंसा का मतलब ये होता है हिंसा ना करना, किसी से मारपीट ना करना। जैसे आप ये पढ़ के समझ सकते हैं, मन वचन और कर्म से कुछ भी ऐसा ना सोचना, ना बोलना और ना ही करना जिससे किसी प्राणी को कष्ट का सामना करना पड़े। ठीक है। सत्य का अर्थ जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सदैव सत्य बोलना, छल कपट ना करना। असत्य का अर्थ है क्या है, देख लेते हैं। अवैध रीति से किसी का धन, पद, वस्तु या अधिकार का अपहरण ना करना। यानी क्या है, इसमें किसी का भी हम चोरी नहीं कर सकते, जैसे धन हो गया, पद हो गया, वस्तु होगा, अपहरण ना करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयमित जीवन व्यतीत करना। और फिफ्थ है अपरिग्रह, सात्विक जीवन बिताना, यानी सात्विक जीवन यापन करना। 5 यम आप ये देख सकते हैं क्या क्या बताए गए हैं। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 15 क्वेश्चन। ये वीडियो खत्म होती है यहाँ पे। और किसी को भी नोट्स डाउनलोड करना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी स्टूडेंट को नोट्स को डाउनलोड करने में दिक्कत आती है वेबसाइट से, तो मैंने ये नंबर दे रखा है व्हाट्सअप, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। और किसी भी आपको सेमेस्टर के चाहिए नोट्स, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये नीचे वेबसाइट दे रखी है, बढ़े चलो एकेडमी 37.myinstamejo.com, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोट्स आएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी न्यू अपडेट के साथ।